हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कुछ और बातें। इससे पहले आप 3 लेक्चर्स अटेंड कर चुके हैं और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको उससे पहले समझाई जा चुकी हैं। तो आज जानते हैं पोजीशन ऑफ सिग्नल्स के बारे में। हमें मालूम है कि एनएमआर में 4 मुख्य बातें होती हैं जो हमें किसी भी यौगिक के संरचना को समझने में सहायता करती हैं। पहला, संकेतों की संख्या। दूसरा, पोजीशन ऑफ सिग्नल्स, उनके संकेतों की स्थिति। तीसरा, संकेतों का विपाटन। और चौथा है संकेतों के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। इन सभी से जो हमें जानकारी मिलती है उनसे हम किसी भी संरचना के बारे में को अध्ययन करने में या उसके बारे में हम महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और संरचना को प्रतिपादित भी कर सकते हैं। लिख भी सकते हैं कि कौन सी संरचना किसी यौगिक की होगी, जबकि हम उसके एनएमआर जान लें उसके बाद। देखिए, अगर इससे पहले हमने एग्जाम्पल में देखा था कि एक कंपाउंड ऐसा था जिसमें 5 एनएमआर सिग्नल प्राप्त हो रहे थे। 5 एनएमआर सिग्नल प्राप्त होने का मतलब है कि ये पांचों सिग्नल एक दूसरे से अलग अलग पोजीशन पर होंगे, डिफरेंट पोजीशंस पे होंगे, उनकी स्थिति अलग अलग होगी, इसीलिए उनको अलग सिग्नल्स कहा जाता है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी एनएमआर संकेत की स्थिति को उसकी केमिकल शिफ्ट या रासायनिक स्थिति या रासायनिक विस्थापन कहा जाता है। तो केमिकल शिफ्ट क्या है? केमिकल शिफ्ट है किसी भी एनएमआर संकेत का पोजीशन, उसकी स्थिति कहाँ से, किसी एक संदर्भ बिंदु से, किसी एक संदर्भ रेफरेंस पॉइंट से। अब रेफरेंस पॉइंट कैसा? कोई भी दूरी हम अगर मापते हैं तो किसी भी एक पॉइंट, निश्चित फिक्स पॉइंट है, उससे उसी से किसी दूसरे पॉइंट की दूरी नापी जा सकती है। संदर्भ बिंदु के बिना कोई दूरी नापना संभव नहीं है, जैसे कि आम जिंदगी में। उसी तरह से किसी संदर्भ बिंदु के बिना, संदर्भ संकेत के बिना, संदर्भ संकेत के बिना एनएमआर के सिग्नल की स्थिति को पता करना असंभव है। तो यहाँ देखिए, जो एनएमआर में जो हम संदर्भ लेते हैं वो है टीएमएस का एनएमआर संकेत। टीएमएस क्या है? टेट्रा मिथाइल सिलेन। ये टेट्रा मिथाइल सिलेन, देखिए ये सिलिकॉन का एटम यहाँ है और ये 4 मिथाइल ग्रुप्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसे कहेंगे हम टेट्रा मिथाइल सिलेन। ये बहुत अच्छा संकेत है, संदर्भ पॉइंट है, और ये बहुत स्पष्ट संकेत देता है एनएमआर में, जिसकी वजह से कि हम किसी भी एनएमआर संकेत की स्थिति पता कर सकते हैं। हमने इसको क्यों चुना? क्योंकि टीएमएस को ही संदर्भ के रूप में, एनएमआर संदर्भ के रूप में क्यों चुना? क्योंकि टीएमएस का जो पोजीशन होता है वह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाह्य मैग्नेटिक फील्ड में सबसे हाई मैग्नेटिक फील्ड पर इसका संकेत आता है। तो और इसके डेल का मान 0 है। अब ये डेल क्या है, ये थोड़ा आगे जस्ट और डिस्कशन करेंगे तब हम आपको बताएंगे। बस यहाँ इतना जानना ज़रूरी है कि डेल जो है वो एनएमआर संकेत की स्थिति को चिन्हित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और किसी भी एनएमआर संकेत का टीएमएस के संकेत से जो दूरी होती है उसी को कहते हैं केमिकल शिफ्ट। तो ये जो टीएमएस का संकेत जहाँ पर आएगा वो डेल का मान उसका 0 माना जाएगा, और एनएमआर का संकेत जहाँ आएगा उसको हम कहेंगे उसका जो दूरी है एनएमआर के संकेत से टीएमएस के संकेत की, उस दूरी को हम कहते हैं केमिकल शिफ्ट, और इसी से हम पोजीशन ऑफ सिग्नल पता कर सकते हैं। टीएमएस यानी टेट्रा मिथाइल सिलेन। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जानें। देखिए, टेट्रा मिथाइल सिलेन को एक इंटरनल स्टैंडर्ड रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब इंटरनल स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या है? इंटरनल स्टैंडर्ड रेफरेंस का मतलब ये है कि जब हम इसका स्पेक्ट्रम, किसी भी यौगिक का स्पेक्ट्रम लेते हैं तो उसे उसी कवेट में, उसी सेल में डाला जाता है जिसमें उस कंपाउंड को डाला, फिर उसमें सॉल्वेंट को डाला, और सॉल्वेंट डालने के बाद थोड़ा सा उसमें टीएमएस मिलाया, तो सारा उसी मॉलिक्यूल के अंदर डाला जाता है, उसी कवेट के अंदर डाला जाता है मॉलिक्यूल के साथ, एक ही साथ मिश्रण मिलाकर। इसीलिए इसको इंटरनल स्टैंडर्ड रेफरेंस कहा जाता है। यदि किसी भी रेफरेंस को किसी और सेल में डाल के, किसी और टेस्ट ट्यूब जैसे आकार की शक्ल का
सेल होता है क्वार्ट्ज का बना हुआ या किसी और मटेरियल का बना हुआ, जिसमें हम घोल किसी भी अज्ञात यौगिक का डालते हैं जिसका हम एनएमआर स्टडी करना चाहते हैं। तो उस सेल में या उस टेस्ट ट्यूब जैसे आकार के पात्र में जब हम अंदर डालते हैं तो उसको कहते हैं इंटरनल स्टैंडर्ड रेफरेंस। उसके अंदर अगर हम नहीं डालें, अलग से अगर हम उसका घोल बनाकर, उसका सॉल्यूशन बनाकर किसी और विलयन बनाकर, घोल तो नहीं कहना चाहिए, विलयन बनाकर अगर हम किसी और सेल में डालें और दो अलग अलग सेल यूज़ करें, दो अलग अलग ट्यूब्स हम यूज़ करें ये पता करने के लिए कि एनएमआर क्या है, तो उस स्थिति में उसको कहेंगे हम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। टीएमएस को उसी सेल में, सॉल्यूशन में, विलयन में ही मिलाया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं इंटरनल स्टैंडर्ड। अब इसको क्यों यूज़ किया जाता है ये देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्रोटॉन्स हैं टीएमएस में, जो कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स क्यों हैं? क्योंकि सारे के सारे प्रोटॉन्स एक जैसे हैं, इनके आसपास का केमिकल जो नेबर है वो एक जैसे हैं, इन सबके रासायनिक जो गुण है वो एक समान है। ये चारों के चारों के आसपास की स्टीरियोकेमिस्ट्री, इसके भी CH3, इसके आसपास भी CH3, सबके आसपास CH3 है। तो ये सबकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, मैग्नेटिक जो सराउंडिंग है, इलेक्ट्रॉनिक सराउंडिंग है, स्टीरियोकेमिस्ट्री है, केमिकल प्रॉपर्टी है, सबकी एक जैसी है, इसलिए 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स इसमें हुए। या और इसके अलावा आप जानते हैं कि सिलिकॉन की कार्बन के तुलना में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युतऋणता कम होती है, इसीलिए कार्बन सिलिकॉन बंध के सारे इलेक्ट्रॉन्स मिथाइल ग्रुप की ओर या कार्बन की ओर विस्थापित होते हैं, जिससे मिथाइल ग्रुप के आसपास इलेक्ट्रॉन्स का घनत्व अधिक बढ़ जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक बढ़ जाता है तो उससे उन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, वह मैग्नेटिक फील्ड इन मिथाइल प्रोटॉन्स को बाह्य मैग्नेटिक फील्ड से परिरक्षित कर लेता है, यानी ये मिथाइल ग्रुप्स बाह्य मैग्नेटिक फील्ड को महसूस नहीं कर पाते हैं आसानी से। दूसरे शब्दों में इन्हें हम कहते हैं कि ये जो मिथाइल ग्रुप्स हैं वो बाह्य मैग्नेटिक फील्ड से परिरक्षित या शील्डेड प्रोटॉन्स हैं, परिरक्षित हैं, इसीलिए इनको बाह्य मैग्नेटिक फील्ड आसानी से महसूस नहीं होता। और यही कारण है कि बहुत हाई बाह्य मैग्नेटिक फील्ड, हायर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ की प्रबलता पर ही ये एनएमआर संकेत प्रदान करते हैं, यानी टीएमएस के संकेत जो होंगे वो उच्च बाह्य मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ही टीएमएस के प्रोटॉन्स संकेत दे सकेंगे। तो यानी इसके जो सिग्नल होंगे अन्य ऑर्गेनिक यौगिकों के तुलना में यह हाई मैग्नेटिक फील्ड में संकेत देगा, जिससे भी इसकी अलग से पहचान हो सकती है। और पूरा जो संकेतों का जो दूसरा जो एरिया है वो खाली रहता है, एक कोने में इसका एक किनारे में टीएमएस का संकेत आता है। और क्योंकि 12 प्रोटॉन मिलकर एक संकेत दे रहे हैं तो वो संकेत आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो पहचान में ज़रूर आएगा। इसके अलावा आप देखें कि टीएमएस जो है वो मिसिबल विथ मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये दूसरे ऑर्गेनिक यौगिकों के साथ आसानी से घुल जाता है। टीएमएस हाईली वॉलेटाइल है, उच्च वाष्पशीलता है इसकी। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ? अगर टीएमएस हाईली वॉलेटाइल है, बहुत अधिक उसकी वाष्पशीलता है, तो उसका मतलब ये है कि जो यौगिक हमने बनाया, जिसका हम एनएमआर अध्ययन कर रहे हैं, उस यौगिक को अगर हम पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि कई यौगिक तो ऐसे होते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हों, कॉस्टली हों या बहुत मुश्किल से बनाए गए हों, महत्वपूर्ण यौगिक हों, तो ऐसी स्थिति में यदि हम उस यौगिक को वापस पाना चाहते हैं तो टीएमएस को अगर हम उड़ा दें, क्योंकि अगर वाष्पशील है तो उसको उड़ा दें, तो ऐसी स्थिति में हमें टीएमएस वापस प्राप्त हो यौगिक वापस प्राप्त हो सकता है। तो ये एक एडवांटेज है कि यौगिक हमारा नष्ट नहीं होता, उसको हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है कि टीएमएस अच्छा रेफरेंस इसलिए है एनएमआर के लिए क्योंकि वह किसी इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन
यानी किसी मॉलिक्यूल के साथ, अज्ञात यौगिक के साथ किसी प्रकार का कोई बंध बनाना या कोई आकर्षण बल बनाना उनके साथ, आयोनिक या डाइपोलर या कोवेलेंट ऐसा कुछ वो बॉन्ड नहीं बनाता है या आकर्षण बल उसके और मॉलिक्यूल के बीच में, दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं होता। इसीलिए वह एनएमआर में यह कोई इंटरफेरेंस या कोई एनएमआर को छेड़छाड़ उसके सिग्नल के साथ नहीं करता। इसके अलावा जो है कि हमें जो जानना ज़रूरी है वो ये है कि एनएमआर में संकेतों की स्थिति को डेल के द्वारा नापा जाता है और उस डेल को फ्रीक्वेंसी या गॉस में नहीं नापा जाता। वह एक सिर्फ नंबर होता है और वो प्रोपोर्शनैलिटी या रेशियो अनुपात होता है। वो किस प्रकार से वो हम आगे वाले स्लाइड में देखेंगे। इसके अलावा टीएमएस के अलावा हम सोडियम सॉल्ट ऑफ 3 ट्राईमिथाइल सिलाइल प्रोपेन सल्फोनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ और भी कई अन्य इंटरनल स्टैंडर्ड्स, एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स हैं, रेफरेंस स्टैंडर्ड्स हैं जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, परंतु सबसे जो कॉमन है, प्रचलित है, वो है टीएमएस। अब आप देखें डेल की वैल्यू किस प्रकार से निकाली जाती है, उसके बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा इस स्लाइड में आपको मिल सकता है। जो मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड पर प्रोटॉन एनएमआर में फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करता है, उसको, उस मैग्नेटिक फील्ड को नोट कर लिया जाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड एच को अगर हम नोट कर लें तो उसको हम न्यू में, उसकी फ्रीक्वेंसी में कितनी ऊर्जा की वो एनर्जी होगी, उसमें हम इस रिलेशन के द्वारा, इस इक्वेशन के द्वारा उसको परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पर जो H है वो स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक, स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, उस मैग्नेटिक फील्ड की प्रबलता जिस पर प्रोटॉन ने लाइट एब्जॉर्ब करी, और ये है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कांस्टेंट। वो प्रोटॉन का अपना खास फिक्स है, जो जैसा कि आपको बताया था मैंने, और ये है न्यू फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब। तो इस रिलेशन से हम फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं। और डेल का मान इस प्रकार से, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन मेगा साइकिल्स, यानी वो इंस्ट्रूमेंट किस फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है उसका मान मेगा साइकिल्स में, और जो सैंपल ने जितना, जो सैंपल यानी जो यौगिक जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसने किस फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब किया और टीएमएस ने किस फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब किया, इन दोनों को आपस में माइनस करके हम यहाँ पर भी एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें मिलेगी, नीचे भी एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। यानी जो डेल है, ऊपर भी फ्रीक्वेंसी, नीचे भी फ्रीक्वेंसी, डेल एक अनुपात है फ्रीक्वेंसी का, इसलिए इसको हर्ट्ज या गॉस वगैरह में या में एक्सप्रेस या व्यक्त नहीं किया जाता। डेल के वैल्यू को पीपीएम में, पार्ट पर मिलियन में या में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि न्यू मेगा साइकिल्स में है। इसीलिए हम डेल का वैल्यू इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पर दिख रहा है। न्यू एस, जैसा कि आपको बताया, सैंपल यानी वह यौगिक जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं एनएमआर, उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको न्यू एस कहा जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ दिखा, ये एक अनुपात है, इसीलिए डेल एक अनुपात है फ्रीक्वेंसी का, इसलिए ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, और ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। इसके अलावा आप देखें कि हम ये कह सकते हैं, आपको ये मालूम होगा कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को, अलग अलग एनएमआर इंस्ट्रूमेंट अलग अलग उनका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होता है, अलग अलग ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी यानी जिस पर उनको चलाया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में डेल का वैल्यू तो अलग अलग आएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि यह एक रेशियो है, और जैसे जैसे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे उसकी जो रीडिंग है वो बेहतर होती जाती है। वो यहाँ पर आप देखें कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो 60 मेगाहर्ट्ज़ पे चल रहा है और कोई इंस्ट्रूमेंट 120 मेगाहर्ट्ज़ पे चल रहा है, तो आप देखें वो स्केल जो 120 पे आके कितनी ज़्यादा फैल गई है। वो फैल गई है इसीलिए देखिए 10 से लेके 0 से लेके 10 तक इसकी रेंज होती है डेल की, और आमतौर पे
यही रेंज होती है, लेकिन 0 से नीचे और 10 से ऊपर भी इसकी 10 से ऊपर भी कई यौगिक जो है एनएमआर में एब्जॉर्प्शन प्रदर्शित करते हैं। तो रेंज जो है 0 से 10 के अलावा उसके ऊपर नीचे भी हो सकती है, नीचे भी और ऊपर भी। आप यहाँ देख सकते हैं कि 5 की जो पोजीशन है वो फिक्स है, 0 की पोजीशन यहाँ चेंज हो गई है, 10 की पोजीशन यहाँ पर चेंज हो गई है, निर्भर करते हुए कि कितने मेगाहर्ट्ज़ का वो इंस्ट्रूमेंट है। 60 मेगाहर्ट्ज़ में ये स्केल संकुचित है और 120 मेगाहर्ट्ज़ में ये स्केल फैला हुआ है। यानी इसको जब हम इसको 0 से लेके 5 में अगर हम इसको अलग अलग 5 तक अगर डिवाइड करें तो ये हिस्सा जो है वो बड़े बड़े यूनिट्स में डिवाइड होगा और उससे पॉइंट्स में जो आने वाली रीडिंग वो बेहतर तरीके से ली जाएगी। जबकि यहाँ पर पॉइंट में डेसिमल में लेने वाली डिग्री जो है वो एक दूसरे के बहुत पास पास होगी और एक्यूरेट रीडिंग यहाँ पर ठीक एक्यूरेट वैल्यू जो है वो यहाँ पर नहीं आएगी, जबकि ठीक ठीक वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा आसानी से ली जा सकती है। दूसरी चीज़ आप देखें कि डेल की वैल्यू जो है किसी भी हालत में वो सेम रहेगी, चाहे कोई भी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी का हम इंस्ट्रूमेंट एनएमआर इंस्ट्रूमेंट ले लें। एक और स्केल है जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, वो है टॉ स्केल। टॉ स्केल और डेल स्केल में सिर्फ यही अंतर है कि 10 माइनस डेल इज इक्वल टू 10 माइनस टॉ। तो देखिए जहाँ पर टॉ का 10 है वहाँ पर डेल का 0 है, इधर देखिए जहाँ पर टॉ का 0 है वहाँ डेल का 10 है। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत आसान है। टॉ से अगर डेल की वैल्यू निकालनी हो तो 10 माइनस टॉ करके निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आप टॉ की वैल्यू निकालना चाहें तो 10 माइनस डेल करके भी आप निकाल सकते हैं। एनएमआर्स जो है स्पेक्ट्रम जब हम निकालते हैं किसी भी यौगिक का, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टीएमएस को भी किसी में घोला या डिसॉल्व किया जाता है किसी सॉल्वेंट में यौगिक के साथ, अज्ञात यौगिक के साथ, जिसका हम एनएमआर हम पता करना चाहते हैं या स्टडी करना चाहते हैं। तो जो सॉल्वेंट्स होते हैं एनएमआर में उसकी क्वालिटी, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। उस सॉल्वेंट में कोई प्रोटॉन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो प्रोटॉन होता है वो भी एनएमआर में अपना संकेत देगा। इसलिए प्रोटॉन फ्री, प्रोटॉन मुक्त विलायक होना चाहिए। वो जो सॉल्वेंट है वो कम से कम अज्ञात यौगिक जिसका हम स्टडी कर रहे हैं एनएमआर, उसका कम से कम 10% वो आपस में अपने में विलय कर ले, अपने में घोल ले, तो घुलनशील हो वो उतना यौगिक, ऐसा हमें सॉल्वेंट यूज़ करना चाहिए। जो कॉमन सॉल्वेंट्स हैं वो है CCl4, CCS2 और CdCl3 इत्यादि। ये कॉमन सॉल्वेंट्स हैं जिनका उपयोग एनएमआर में किया जाता है। अब हम देख रहे हैं स्क्रीन पे कुछ केमिकल शिफ्ट्स। इन केमिकल शिफ्ट्स के रेंज आपको याद होने चाहिए, क्योंकि स्पेशली जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या नेट वगैरह होता है तो उसमें इसके रेंज का उपयोग करके आप अज्ञात यौगिक को के बारे की संरचना के बारे में पता कर सकते हैं। मैं आपको जब आखिरी पार्ट आएगा एनएमआर स्पेक्ट्रम के स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो लेक्चर हम सीरीज़ में बना रही हूँ, आखिरी वाले पार्ट में आपको कुछ एनएमआर संकेतों के द्वारा आप कुछ यौगिकों को आइडेंटिफाई करना, उनकी पहचान करना भी आपको मैं बताऊंगी। यह देखिए, ये जो स्केल है यहाँ पर 0 से लेके 14 तक की स्केल दिखाई गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 0 से लेके 10 तक आम तौर पे हो जाता है, लेकिन 10 से ऊपर और 0 से नीचे भी एनएमआर जो स्पेक्ट्रम के संकेत पाए जाते हैं। यहाँ जो खास ध्यान रखने वाली बात है और जिसे आपको याद रखनी ही पड़ेगी वो है सैचुरेटेड, यानी जो हाइड्रोजन्स हैं, कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन है, वो 0.8 से लेके या 0.7 से लेके 2 पॉइंट समथिंग तक 2.5 से नीचे के हिस्से में प्रदर्शित करते हैं CH3 के प्रोटॉन्स। और वो रेंज इसलिए आती है क्योंकि CH3 से जुड़े हुए जो विभिन्न समूह हैं उनकी विद्युत ऋणता या उनका इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार किस प्रकार से, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वैल्यू क्या होगी। उसी प्रकार से आप देखें कि जैसे जैसे विद्युत ऋणता बढ़ती चली जाएगी तो ये जो डेल का जो मान है वो भी इधर की ओर फैलता हुआ चला जाएगा। यहाँ देखिए कि CH2 का जो रेंज है वो 2.5 के आसपास से लेकर 4.5 के आसपास तक है। वो क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के विद्युत ऋणता के समूह जुड़े हुए हैं। तो उसी प्रकार से आप देखें एलाइलिक का जो रेंज है वो है
1.5 से लेके 2.5 तक ये आपको रेंज याद रखनी पड़ेगी। अल्कोहल का रेंज देखिए, अल्कोहल का रेंज 1.9 से लेकर 5 तक के आसपास की बड़ी रेंज है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्कोहल जो है वो हाइड्रोजन बंध बनाते हैं और विभिन्न प्रकार के यौगिकों के सब्स्टिट्यूएंट्स या विभिन्न प्रकार का जो आर का आकार या आर की जो स्ट्रक्चर होती है उसके हिसाब से ये अल्काइल ग्रुप की स्ट्रक्चर या पूरे मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन बंध कितना प्रबल होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, उस अनुसार इसका जो रेंज है वो इतना ppm में फैला हुआ है। इसी प्रकार से विनाइल का आप देखिए, विनाइल समूह का रेंज ये वाला है। एरोमेटिक का जो है वो खास तौर से ध्यान रखने वाला है, कोई भी संकेत अगर 6 से ऊपर आ रहा हो और 9 से नीचे, इस रेंज में जो है जो भी संकेत प्राप्त होंगे वो एरोमेटिक प्रोटॉन की वजह से होंगे। उसी प्रकार से यदि 10 से ऊपर जा रहा है और 10 से ऊपर 12-13 तक कोई एनएमआर संकेत आ रहा है तो मेनली उसके अंदर COOH समूह ज़रूर होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से जो एल्डिहाइड है वो 10 के आसपास होगा, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होगा, तो एल्डिहाइडिक प्रोटॉन उस यौगिक में होगा। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो प्रोटॉन हैं उनकी क्या केमिकल शिफ्ट है उसके ऊपर डिपेंड करके जो है आप एनएमआर संकेत जो है वो पता कर सकते हैं कि उससे पता कर सकते हैं कि कौन सा किस प्रकार का एनएमआर हाइड्रोजन प्रेजेंट है और उससे आप ये पता कर सकते हैं कि यौगिक की संरचना किस प्रकार की होगी। थैंक यू फॉर नाउ। इसके नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप इंतज़ार करें, व्यू करें और समझ में आए तो लाइक करें और कोई क्वेरी हो तो मुझे पर्सनली सेंड करें अपनी क्वेरी। थैंक यू।